एवरीवन, वेलकम टू डी एजुकेशन चैनल। और आज पार्ट 3 शुरू करेंगे। और चैप्टर का नेम है आज मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं। दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ लिया है हमने उसमें। और कल मैंने उत्तर भारत के क्षेत्रीय राज्य जो थे उनके बारे में पढ़ाया था कि मतलब अब इससे पहले 6 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जिसने अगर आपने पहले वे क्लास ना देखी हो तो प्लीज़ आप पहले उन्हें क्लास को देखें और फिर आप इस क्लास को देखें, क्योंकि क्रम से ही समझ में आती है ना हिस्ट्री। उससे पहले हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री थी वो भी कंप्लीट करा दी है, उसका रिवीजन भी कर चुके हैं। और अभी मीडिवियल हिस्ट्री चल रही है और उसके बाद हम एंशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे। और आने वाले 2023 के जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं 2023 में, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ होने वाली है ये, क्योंकि इसके अंदर कंसेप्ट भी हैं और फैक्ट भी हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास और पढ़ते हैं मुगल काल के बारे में। मुगलों का संबंध 2 महान शासकीय वंशों से था। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। कौन? बाबर पिता की ओर से तो तैमूर वंशज का था और माता की ओर से ये मंगोल शासक चंगेज खान से संबंधित था। पिता तैमूर वंशज के थे और माता इनकी चंगेज खान से संबंधित थी। बाबर ने फरगना उज्बेकिस्तान का राज्य अपने पिता उमर शेख मिर्जा से उत्तराधिकार स्वरूप प्राप्त किया था, किंतु शीघ्र ही उसे गंवा भी दिया। बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण करने के प्रमुख कारण थे, एक तो आर्थिक समस्याएं, काबुल पर उज्बेक हमलों पर निरंतर भय और राणा सांगा के द्वारा भारत पर आक्रमण करने के लिए उसको निमंत्रित किया गया था। ये कारण थे कि बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक भारत का शासक रहा है। भारत में बाबर के भारत पर आक्रमण करते समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? तो उस समय बाबर काबुल का शासक था। उस समय भारत में अनेक स्वतंत्र राज्य थे, लेकिन बाबर अपने बाबरनामा में केवल 5 मुस्लिम राज्यों का उल्लेख करता है, बंगाल का, दिल्ली, गुजरात, मालवा और बहमनी, और 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख करता है, विजयनगर का और मेवाड़ का। बाबर ने 1519 से 1524 ईस्वी तक 4 बार भारत पर आक्रमण किया और पहला आक्रमण बाजौर पर किया था इसने 1519 में यूसुफ जाई जाति के खिलाफ। इसका पहला आक्रमण ध्यान रखना, ठीक है। परंतु बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। ये इसका पहला महत्वपूर्ण आक्रमण था, लेकिन उससे पहले इसने बाजौर पे आक्रमण कर दिया था 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध में। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर निर्णायक विजय प्राप्त की थी। इसमें बाबर जीता था और जिसके परिणाम स्वरूप भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। पानीपत युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे गुरु नानक। बाबर की विजय के क्या कारण रहे हैं? वैकल्पिक रूप से सेना के एक भाग को विश्राम पर रखता था। ये उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया गया था। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा नाम के 2 विशेषज्ञ तोपचियों की मदद ली थी इसने। बारूद का इस्तेमाल किया था युद्ध के अंदर। और युद्ध में पहली बार तुगलुमा युद्ध नीति, जिसमें घुड़सवारों और तोपखाने का वैज्ञानिक प्रयोग किया गया था, ये बाबर ने ही यूज़ की थी। तोपों का प्रभावशाली प्रयोग किया था बाबर ने। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। बाबर ने राणा सांगा को हराया था और गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। युद्ध सारे इंपॉर्टेंट है, सबका सन याद रखना है, किस किस के बीच हुआ है और कौन जीतता है, ये सारी डिटेल आप ध्यान रखेंगे। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। मेदिनी राय की हार हुई थी इसमें, और इसके साथ ही राजपूताना विद्रोह भी पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। ये बाबर के और मेदिनी राय के बीच हुआ था चंदेरी का युद्ध। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। बाबर ने महमूद लोदी को हराया और दिल्ली पर, मतलब लोदी जो था दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था, तो बाबर ने इसको घाघरा के युद्ध में हरा दिया था, जो 1529 ईस्वी में हुआ। घाघरा का युद्ध मध्यकालीन इतिहास का ऐसा प्रथम युद्ध था जो जल व थल दोनों स्थलों पर लड़ा गया था, और बाबर का ये अंतिम युद्ध था, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। घाघरा का युद्ध। बाबर के भारत आगमन का क्या महत्व रहा है? काबुल और गांधार मुगल साम्राज्य के अभिन्न अंग बन गए थे। लगभग 200 वर्षों से हो रहे बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा मिली थी। बाबर ने युद्ध में घुड़सवारों, तोपखानों, बारूद के प्रयोग को लोकप्रिय बना दिया था।
भारत में पूर्व से ही बारूद का प्रयोग हो रहा था, किंतु बाबर ने इसको लोकप्रिय बना दिया था। भारत में विदेशी व्यापार को मजबूत किया था बाबर ने। पानीपत विजय के पश्चात बाबर ने स्वयं को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया। हालांकि उसने बादशाह की उपाधि 1507 ईस्वी में ही काबुल विजय के पश्चात ग्रहण कर ली थी। बाबर के भारत आगमन के फलस्वरूप भारत में तैमूर राजवंश की स्थापना हुई। बाबर ने युद्ध की नई कलाओं और नीतियों का आरंभ किया था और राणा सांगा और इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने संपूर्ण भारत पर मुगल साम्राज्य की नींव रख दी थी। ठीक है। बाबर ने बगीचों के निर्माण की चारबाग शैली की शुरुआत करी थी। चारबाग शैली बाबर ने शुरू करी थी और ताजमहल इस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। बाबर ने पानीपत में मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबर को अरबी और फारसी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। बाबर ने तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा बोलते हैं इसको, और मसनवी, इन दोनों की रचना करी थी बाबर ने। बाबरनामा क्या था भाई? इसमें बाबर की आत्मकथा है और ये तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी के नाम से लिखा गया है। यह वाक़ियात-ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। बाबरनामा को ही कहा जाता है वाक़ियात-ए बाबरी भी। और इसका फ़ारसी में अनुवाद पायदा खान और अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अंग्रेज़ी में अनुवाद सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में श्रीमती बेबरीज ने किया था और बाबर नक्शबंदी सिलसिले के ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का शिष्य था। ये भी ध्यान रखना किसका शिष्य था ये। विशेष क्या है इसके बारे में? बाबर ने सड़क मापने के लिए गज़े बाबरी का प्रयोग किया था। बाबर का साम्राज्य काबुल से लेकर बिहार और दक्षिण में ग्वालियर तक था। लेनपुल के अनुसार बाबर भाग्यशाली सैनिक था, न कि साम्राज्य निर्माता। ये किसने कहा है? लेनपुल ने बाबर के बारे में कहा है। बाबर ने खलीफा का आधिपत्य नहीं स्वीकारा था और सुल्तान के स्थान पर बादशाह की उपाधि धारण करी थी। बाबर ने वजहदारी की नई प्रथा शुरू की। वजह मुगल सरदारों के वेतन के बदले जागीर दी जाती थी। ठीक है। वजहदारी प्रथा किसने शुरू करी थी? बाबर ने। और वजह क्या था? मुगल जो सरदार थे उनको वेतन के बदले जागीर दी जाती थी। इसने ज्यामिति विधि से बाग लगवाए थे बाबर ने, और बाबर को आगरा के आराम बाग, नूर बाग में दफनाया गया था। बाबर ने काबुल में चांदी का सारुख चलाया और कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया था। ठीक है। हुमायूं, बाबर के बाद आया हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 1556। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद हुमायूं सत्ता पे आ गया था। उसको शुरुआत से ही गुजरात के बहादुर शाह और अफगानों की तेजी से बढ़ती हुई ताकत का सामना करना पड़ा था। शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध में 1539 ईस्वी में और कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में हुमायूं को हराकर भारत से भगा दिया था। ठीक है। शेर शाह सूरी ने हरा दिया था चौसा के युद्ध में भी 1539 में, और कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में, इसमें भी। उसने कुछ समय के लिए ईरान में शरण ली थी। 1555 ईस्वी में सूर साम्राज्य के बिखरने के बाद उसने पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया, किंतु इसके अगले वर्ष ही उसकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं ने दिल्ली में नए शहर की स्थापना करी थी और उसका नाम क्या रखा था? दीन पनाह। मस्जिदें थी जमाली मस्जिद और ईसा खान मस्जिद, ये मस्जिदें बनवाई थी हुमायूं ने। और उसकी विधवा थी हमीदा बानो बेगम ने दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था, और ये अब हुमायूं का मकबरा यूनेस्को स्थल के रूप में आ गया है। ठीक है। यूनेस्को में विरासत स्थल के रूप में इसको सम्मिलित कर लिया गया है। हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम ने लिखी है हुमायूंनामा की रचना करी थी इसने। और चित्रकला की मुगल शैली की नींव हुमायूं के दौरान ईरान प्रवास के दौरान रखी गई थी। मीर सैयद अली और अब्दुल समद नाम के 2 चित्रकारों को अपने साथ लाया था हुमायूं, जो अकबर के शासन के समय काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। इनका नाम भी ध्यान रखना है चित्रकारों का। हुमायूं के प्रमुख अभियान देख लेते हैं भाई, अब बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं जो इसमें पढ़ा रही हूँ ना, इसकी तो हर लाइन ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं बार बार। अगर 2-3 बार रिपीट कर लोगे तो आपकी जीके पे काफ़ी अच्छी पकड़ हो जाएगी इनसे। वैसे भी बहुत अच्छे नोट्स हैं ओनली आईएएस वालों के, और लिख पे सक रहा है कि इस पर ओनली आईएएस, लेकिन ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। कालिंजर 1531 ईस्वी में कालिंजर का अभियान हुआ था। शासक कौन था? प्रतापरुद्र देव। दोहरिया 1532 ईस्वी, महमूद लोदी शासक था।
चुनार का घेरा करा था 1532 ईस्वी में इसने। पूर्वी भारत के प्रवेश द्वार के लिए विख्यात था ये चुनार का घेरा, और इस टाइम शासक था यहाँ शेर खान। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था, और यहाँ भी शासक कौन था? शेर खान। अब आया शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी, सूर वंश का संस्थापक और द्वितीय अफगान शासक लोदियों के पश्चात द्वितीय अफगान शासक रहा ये। शेरशाह का वास्तविक नाम था फरीद खान, और शेरशाह ने 5 वर्षों तक शासन किया था। शासन व्यवस्था कैसी थी भाई? उसने सल्तनत काल की शासन प्रणाली को ही जारी रखा। बहार खान लोहानी ने फरीद द्वारा शेर को मारने के पश्चात शेर खान की उपाधि दी थी। किसने दी थी ये? बहार खान लोहानी ने। ठीक है, ये नाम ध्यान रखेंगे, किसने इसको शेर खान की उपाधि दी थी। शेर खान ने हजरत ए आला की उपाधि भी धारण करी थी। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में, और हुमायूं को पराजित करने के पश्चात इसने शेर शाह की उपाधि धारण कर ली थी। और बिलग्राम के युद्ध में 1540 ईस्वी में शेरशाह ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। कालिंजर पर आक्रमण किया इसने 22 मई 1545। करते समय तोपखाने के फटने से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कालिंजर पर आक्रमण करने गया था और तभी वहाँ पे तोपखाना फट गया और इसमें इसकी मृत्यु हो गई। इसे बिहार के रोहतास जिले में सासाराम मकबरे में दफनाया गया था। शेरशाह द्वारा किए गए सड़क निर्माण क्या क्या है भाई? सोनार गांव बंगाल से पेशावर तक इसने सड़क का निर्माण किया था। आगरा से बुरहानपुर तक किया था, आगरा से चित्तौड़ तक किया था, और लाहौर से मुल्तान तक किया था। शेरशाह सूरी के समकालीन कवि हैं मलिक मोहम्मद जैशी। ये शेरशाह सूरी के समकालीन कवि हैं। शेरशाह के उत्तराधिकारी कौन कौन थे भाई? इस्लाम शाह था। सेना में श्रेणी प्रणाली को चलाया था इसने 1545 से 53 ईस्वी तक। इस्लामी कानूनों को लिखित स्वरूप प्रदान किया था। फिरोज शाह 1553 ईस्वी, केवल 3 दिन तक ही बादशाह बन सका था ये। फिर आया मोहम्मद आदिल शाह 1553 से 57। उपनाम मूर्ख था इसका, और वजीर कौन था इसका? हेमू। नृत्य कला में बहुत पारंगत था आदिल शाह, और राजधानी थी इसकी चुनार। हुमायूं ने मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में। सिकंदर शाह सूरी को पराजित करके दिल्ली पर मुगल सत्ता स्थापित कर ली। अब दोबारा से फिर हुमायूं आ गया था। 1556 ईस्वी में दिल्ली के शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़ककर गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। अकबर ने हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया था। अकबर ने बनवाया था हुमायूं का मकबरा, ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम संगमरमर का प्रयोग किया गया था इसके अंदर। महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन थे भाई? दीवाने विजारत और वजीर कौन होता था? ये राजस्व और वित्त विभाग को देखता था। दीवाने आरिज सैन्य प्रभारी था और सेनापति। दीवाने रसालत विदेश मंत्री होता था। दीवाने इंशा संचार मंत्री था। और बरीद ये था गुप्तचर अधिकारी, बरीद। शेरशाह का साम्राज्य 47 छोटी इकाइयों में बटा हुआ था, जिसे सरकार कहा जाता था। सरकार बोलते थे जो साम्राज्य जो छोटी 47 इकाइयों में बटा हुआ था उसको। मुख्य सिकदार, सिकदार कौन था? कानून और व्यवस्था को देखता था। और मुंसिफ न्यायाधीश था। सरकार के ये प्रशासनिक अधिकारी थे। प्रत्येक सरकार को परगने में बांटा गया था। प्रत्येक परगने का प्रशासनिक प्रभाव सिकदार होता था, सेनाधिकारी। अमीन भूराजस्व होता था। फौतेदार कोषाध्यक्ष होता था। और कानकुन लेखपाल होते थे। ये सब इसका शासन संभालते थे। मौजा गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी मौजा। उसके शासन में कई और छोटी इकाइयां थी जिनको इक्ता कहा जाता था। और भू राजस्व व्यवस्था भी सुव्यवस्थित थी तथा राजस्व अधिकारियों को अमील और कानून को कहा जाता था, जिन पर राजस्व अभिलेख बनाए रखने की जिम्मेदारी होती थी। भू सर्वेक्षण बहुत सावधानी से करते थे। उसने प्रत्येक फसल की कीमत अनुसूची भी जारी की हुई थी। जब्ती ए हर साल, ये क्या था? वार्षिक भू निर्धारण प्रणाली को अपनाकर भू राजस्व को संशोधित किया जाता था। सभी कृषि योग्य भूमि को 3 भागों में बांटा हुआ था, उपयुक्त, मध्यम और अनुपयुक्त। औसत उत्पादन पर राज्य का हिस्सा 1/3 होता था, जो कि नकद या फसल के रूप में चुकाया जाता था। और भूमापन की इकाई थी गजे सिकंदरी, मतलब 32 इकाई। पट्टा प्रत्येक किसान के द्वारा चुकाया जाने वाला मूल्य था ये पट्टा। और कबूलियत क्या था? ये करार विलेख था। इसकी इसने शुरुआत करी थी। नई मुद्रा चांदी का रुपया चलाया था और तांबे का दाम प्रारंभ किया था, जो 1835 तक प्रचलन में रहा। उसने सिंधु घाटी से सोनार घाटी बंगाल तक एक शाही सड़क का निर्माण करवाया। और इस सड़क का नामकरण बाद में ब्रिटिश काल में
ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया गया, जो कलकत्ता को पेशावर से जोड़ती थी। ठहरने के लिए सरायों का निर्माण करवाया था और डाकघर का भी काम करती थी ये सराय। ज़्यादातर सराय बाजार वाले इलाकों में बनाई जाती थी। प्रत्येक जो सराय की देखभाल करने वाले को क्या बोलते थे? सिकदार। अलाउद्दीन खिलजी की घोड़ों की दाग परंपरा को इसने चालू रखा था और स्वयं के लिए शाही सेना रखता था। दिल्ली का पुराना किला सासाराम में मकबरे का निर्माण इसी के काल में हुआ था। शेरशाह के शासनकाल के दौरान ही मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। ये सब शेरशाह के शासनकाल की बात हो रही है, ठीक है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अब आए अकबर। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक राजा रहा है। हुमायूं की मृत्यु के 13 साल के बाद 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर मुगल सम्राट बना और अकबर के बचपन का नाम था जलालुद्दीन। अकबर के क्या क्या अभियान थे? पानीपत का दूसरा अभियान था, 1556 में हुआ था दूसरा युद्ध पानीपत का। अकबर के और हेमू के बीच हुआ था और विक्रमादित्य 19 के मध्य, ठीक है। और तिलवाड़ा का युद्ध हुआ था 1560 में। तिलवाड़ा के युद्ध का अभियान करा था अकबर ने और अकबर और बैरम खान के मध्य हुआ था ये तिलवाड़ा का युद्ध। बैरम खान तो इसका संरक्षक ही था, तो दोनों के मध्य में ही हुआ था ये। फिर वह गुजरात अभियान 1572 में मुगल सेनापति मिर्जा अजीज कोका और शासक मुजफ्फर शाह तृतीय इनके बीच हुआ था ये। असीरगढ़ का अभियान हुआ था 1562 में और ये शासक था मीरन बहादुर। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था और इसमें हेमू को हरा दिया था अकबर ने। 1556 से 1560 तक अकबर ने बैरम खान के संरक्षण में शासन किया। बैरम खान ने खाने खानम की उपाधि ग्रहण की थी और राज्य का वकील बन गया था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच हुआ था और इस युद्ध में भी अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह ने किया था। अकबर ने गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह को हराकर गुजरात पर विजय प्राप्त कर ली थी। इस विजय स्मृति के उपलक्ष्य में उसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अकबर ने मुगल साम्राज्य का विस्तार करते हुए भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया था और अकबर ने दक्षिण का पहला अभियान 1593 ईस्वी में शहजादा मुराद अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में अहमदनगर पर किया था, ठीक है। ये इसका पहला दक्षिण अभियान था। प्रशासन कैसा था भाई? साम्राज्य को विभिन्न सूबों या प्रांतों में बांटा गया था। सूबे का प्रमुख सूबेदार होता था जिस पर सूबे के सैन्य और राजनीतिक क्रियाकलापों का दायित्व होता था। प्रत्येक सूबे के कुछ प्रमुख अधिकारी होते थे, जैसे दीवान होते थे, बख्शी, सदर, काजी। इसके अलावा राज्य को अन्य स्तरों पर बांटा गया था, जैसे जागीर या रईसों और परिवारों के शाही सदस्यों को आवंटित की जाती थी। रईस लोग थे। खालसा भूमि शाही परिवार के लिए आरक्षित होती थी और इनाम ये धर्मगुरुओं को दी जाती थी। स्थानीय शासन कैसा था? सूबों या प्रांतों को परगना और सरकारों में बांटा जाता था। फौजदार कौन था? ये कानून और व्यवस्था अधिकारी था। और अमलगुजार कौन था? ये भू निर्धारण एवं राजस्व प्रणाली के लिए सरकार का प्रधान अधिकारी होता था अमलगुजार। भू राजस्व प्रबंध अकबर ने राजा टोडरमल की मदद से भू राजस्व प्रबंध में काफ़ी सुधार किए थे। इनको जब्ती और बंदोबस्त प्रणाली कहा जाता है। ये अकबर ने शुरू करी थी, जब्ती और बंदोबस्त प्रणाली। दहसाला व्यवस्था, इस प्रणाली में 10 वर्ष में हुई फसल की पैदावार और उत्पादन लागत का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया जाता था और यह जब्ती का संशोधित संस्करण था। दहसाला। बटाई या गल्ला बख्शी प्रणाली, इस प्रणाली के अंतर्गत फसल का किसान और राज्यों के बीच एक निश्चित अनुपात में बंटवारा किया जाता था और इसमें भी उपज के 1/3 भाग पर राज्य का अधिकार होता था। किसान बटाई या दहसाला में से विकल्प चुन सकता था, ठीक है। कानकूत क्या था? ये कनकूत, इस प्रणाली में भू राजस्व पिछले वर्षों की पैदावार तथा भुगतान के आधार पर तय किया जाता था। कनकूत में जो पिछले वर्ष की जो पैदावार थी उसके आधार पर भुगतान तय करती थी। भूमि का वर्गीकरण, पोजल क्या थी? जिसपे हर्ष खेती होती थी। पोजल मतलब जिसपे खेती होती थी अच्छी, और पर्ती जो 2 वर्ष में एक बार उपज होती हो जिसपे, उसको पर्ती भूमि बोलते थे। और चाचर भूमि थी जहाँ 3 या 4 वर्षों में एक बार उपज होती है, उसको चाचर बोलते थे।
और बंजर जो था ये 5 या अधिक वर्षों तक बिना बोए पड़ी रहती थी बंजर भूमि। देखो पोजल पे तो ना हर साल खेती होती थी, ये हर्ष खेती नहीं है, गलत है। मतलब हर साल खेती होती थी, उसको पोजल बोलते थे। परती 2 साल में एक बार होती थी। चाचर पे 3 या 4 साल में एक बार फसल होती थी। और बंजर पे तो 5 या ज़्यादातर साल तक वो बिना बोए पड़ी रहती थी, बंजर भूमि थी। सामान्यतः राजस्व का भुगतान नकदी में किया जाता था। कानून को भूमि के वंशानुगत अधिकारी थे, ये भूमि के वंशानुगत अधिकारी थे कानून को। करोड़ी उत्तर भारत में नियुक्त अधिकारी होते थे जो दाम वसूली के लिए उत्तरदायी थे। मनसबदारी व्यवस्था, अकबर ने अपने प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था शुरू की थी और इसके अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी को एक दर्जा दिया जाता था जिसे मनसब बोलते थे। मनसबदार शब्द का प्रयोग प्राय सभी अधिकारियों के लिए किया जाता था, किंतु इसमें 3 श्रेणियां थीं। कौन कौन सी? मनसबदार, ये तो 500 जात या उससे कम इसके पास इतनी होती थी। अमीर 500 या 2500, मतलब 2500 जात होती थी इसके पास। और अमीर उम्दा के पास 2500 जात से ज़्यादा होती थी। ठीक है, तो ये श्रेणियाँ थी अधिकारियों की। रैंक या पद पर 2 भागों में बटा हुआ था रैंक या पद, जात में और सवार में। जात मनसबदार के व्यक्तिगत स्तर पर निर्भर होती थी। जात जो है जिसमें यह निर्धारित होता था कि मनसबदार को कितना वेतन मिलना है। सवार श्रेणी से अभिप्राय था कि कितना सैनिक दल एक मनसबदार को बनाए रखना है। ठीक है, ये सवार श्रेणी थी कि कितना सैनिक दल एक मनसबदार को बनाना है। प्रत्येक सवार को कम से कम 2 घोड़े रखने होते थे। मनसबदारी व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी। मनसबदार को वेतन जागीर के रूप में दिया जाता था। धार्मिक नीतियाँ क्या थी इसके समय में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था और युद्ध बंदियों के बलपूर्वक धर्मांतरण पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया था। उसने धार्मिक परिचर्चाओं के लिए फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया था। अकबर धार्मिक कट्टरता और रीति रिवाजों की हठ धर्मिता का विरोधी था। उसने धार्मिक सहिष्णुता की वकालत की थी और जिसे सुलह कुल या वैश्विक शांति की अवधारणा कहा जाता है। इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न धर्मों के लोगों में भेदभाव नहीं किया जाता था। अबुल फजल ने सुलह कुल की अवधारणा पर आधारित शासन तंत्र विकसित करने में अकबर की मदद की थी और इसके बाद जहांगीर व शाहजहां ने भी शासन के सिद्धांत का अनुसरण किया था। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही नामक धर्म चलाया, स्थापना करी इस धर्म की, और यह धर्म एकेश्वरवाद का परिचायक था। इस धर्म में सभी धर्मों की अच्छी बातों को समाहित किया गया था। बीरबल समेत इस धर्म को मानने वालों की कुल संख्या कितनी थी? 15। अकबर ने किसी को भी यह धर्म मानने के लिए विवश नहीं किया था, मर्जी थी मानना है नहीं मानना है। अकबर ने झरोखा दर्शन की शुरुआत करी थी जिसका उद्देश्य लोगों के मन में शाही सत्ता के प्रति विश्वास को मजबूत करना था। मोहम्मद हुसैन अकबर का प्रिय लेखक था। मोहम्मद हुसैन, ठीक है, वह लेखन की नस्तालीक शैली में कुशल था। नस्तालीक इस्लामिक कैलीग्राफी की एक प्रमुख पद्धति है। अकबर ने जरीन कलम से सम्मानित किया था इसको, मोहम्मद हुसैन को, और जिसका अर्थ क्या था? स्वर्णिम लेखनी। सिक्के कौन से चलाए थे? अकबर ने सोने के सिक्के प्रचलित किए थे जिनको अशरफी बोलते थे, मुहरे। इसने नई इलाही संवत के अनुसार सिक्कों पर दिनांक अंकित करना प्रारंभ कर दिया था और अकबर ने हिजरी संवत गणना के स्थान पर इलाही संवत की शुरुआत की थी। अकबर ने दीन इलाही और राम सीता प्रकार के सिक्के चलाए थे, दीन इलाही और राम सीता। अकबर ने ईरानी परंपरा के अनुसार सिक्कों पर शासक की प्रशस्ति अंकित करना प्रारंभ कर दिया था। अकबर के 9 रत्नायब कौन कौन से थे? इनका सबका पता होना चाहिए। अब अबुल फजल, इसके द्वारा आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना की गई थी। अब्दुल रहीम खान खाना एक महान कवि था जिसने बाबरनामा का तुर्की में अनुवाद किया था। बीरबल थे, अकबर के दरबार में एक हिंदू सलाहकार और मुख्य सेनापति थे ये, और अकबर ने उसको राजा बीरबल की उपाधि दी थी। मिर्जा अजीज़ कोका अकबर का सौतेला भाई था तथा कोकल ताज के नाम से भी जाना जाता है। फैज़ी, इसने लीलावती का फ़ारसी में अनुवाद किया था तथा इसी की निगरानी में महाभारत का फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। फैजी, ठीक है, फैजी की निगरानी में। राजा मानसिंह, ये उच्च मनसबदार था। मानसिंह। राजा टोडरमल वित्त मंत्री था। अकबर ने इसे दीवाने अशरफ की उपाधि दी थी। फ़कीर अजीज़ुद्दीन अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक था। तानसेन प्रसिद्ध संगीतकार था जिसका संबंध ग्वालियर से था। ये रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में संगीतकार थे जहां इनको तानसेन की उपाधि दी गई थी। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का असली नाम
एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। अकबर ने इन्हें मियाँ की उपाधि दी थी, किसको? तानसेन को। तो ये अकबर के थे 9 रत्न, सबका पता होना चाहिए, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। अब कला कैसी थी? हमजनामा अकबर के शासनकाल से संबंधित 1200 चित्रों का संग्रह है हमजनामा। अकबर के दरबार में पुर्तगाली पादरियों के द्वारा पुर्तगाली पद्धति की चित्रकला की शुरुआत की गई थी। जसवंत और दसवंत नाम के 2 प्रसिद्ध चित्रकार अकबर के दरबार में थे, जसवंत और दसवंत। दरबार के प्रमुख फारसी कवि थे अबुल फजल था, उसका भाई अबुल फैजी था, तारिक, अल्फी, उतबी और नाजी, ये सब क्या थे? उसके दरबारी कवि थे अकबर के। तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस की रचना अकबर के काल में ही हुई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी अनुवाद को प्रारंभ करवाया और इसके लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना अनुवाद विभाग का निर्माण करवाया था। रमजनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। रमजनामा अकबर ने शासनकाल को फारसी साहित्य का पुनर्जागरण काल माना जाता है। स्थापत्य कला देखते हैं अब इसकी। फतेहपुर सीकरी विजय का शहर कहा जाता है इसको, का महल एवं किला प्रांगण। इस प्रांगण में कई इमारतें गुजराती और बंगाली शैली में बनी हुई थी। गुजराती शैली की इमारतें संभवतः राजपूत महिलाओं के लिए बनवाई गई थी। अकबर ने दीवाने आम दीवाने खास का निर्माण करवाया था। फतेहपुर सीकरी की सबसे भव्य इमारत जामा मस्जिद और इसका प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजा, ठीक है, प्रवेश द्वार क्या था? बुलंद दरवाजा था। इसका निर्माण अकबर ने शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर करवाया था, ठीक है। जामा मस्जिद और बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है ये। फतेहपुर सीकरी के अन्य महत्वपूर्ण भवन थे जोधाबाई का महल है और पंचमहल। पंचमहल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। क्वेश्चन बने हुए हैं इनसे, जोधाबाई का महल कहाँ है, पंचमहल कहाँ है, हर लाइन इसलिए इम्पोर्टेंट है। अकबर के शासनकाल के दौरान ही दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुआ और इसने संगमरमर का विशाल गुम्बद बनवाया था। इस इमारत को ताजमहल की पूर्ववर्ती इमारत भी कहा जाता है, हुमायूं के मकबरे को। अकबर के निकट सिकंदरा में अकबर के मकबरे का निर्माण किसने किया था? जहांगीर ने किया था। अकबर के मकबरे का निर्माण कहाँ किया था? सिकंदरा में। अकबर ने आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था और इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। जहांगीरी महल का निर्माण भी इसी प्रांगण में अकबर के द्वारा करवाया गया था और यह महल हिंदू शैली में निर्मित था। इस काल में दीवारों की सजावट के लिए चित्रकारी पित्रादुरा की कला की शुरुआत हुई थी। पित्रादुरा ध्यान रखना एक चित्रकारी है ये दीवारों की सजावट के लिए। इसमें कीमती पत्थरों को दीवार में जड़कर खूबसूरत कलाकृतियाँ बनाई जाती थी। लाहौर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था अकबर ने और कश्मीर में शालीमार बाग और निशांत बाग बनवाए थे। शासक के चित्र में सिर के पास दिव्य आभा मंडल का चित्रण हिंदू देवी देवताओं के समान इसी काल में प्रारंभ हुआ था। अब महत्वपूर्ण घटनाएं हैं अकबर के काल की, बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारी घटनाएं। 1556 में तो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। 1560 में बैरम खान का अंत हो गया था। 1562 में इसने दास प्रथा का अंत किया था अकबर ने। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी थी। 1564 में जजिया कर की समाप्ति की थी। 1567 में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ करी थी और 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी थी अकबर ने। 1575 में इबादत खाना की स्थापना करी थी और 1579 में दहसाला प्रणाली की स्थापना करी थी इसने और 1579 में ही मजहर की घोषणा करी थी। इलाही संवत की स्थापना इसने 1583 में की थी और 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, इनसे कई बार क्वेश्चंस बने हैं और आगे भी बनने की संभावना है, इसलिए सबका ध्यान रखना है। अब है जहांगीर। 1605 से 1627 ईस्वी तक ये शासक रहा है अकबर के बाद जहांगीर। 1605 में अकबर की मृत्यु के उपरांत इसका इकलौता जीवित पुत्र था जहांगीर, ठीक है। ये शासक बना और इसे जहांगीर की उपाधि दी गई थी। जहांगीर के पुत्र थे खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जहांगीर का पुत्र था खुसरो ने इसके खिलाफ ही विद्रोह कर दिया, किंतु इस विद्रोह को दबा दिया गया और खुसरो को बंदी बना लिया गया। इस विद्रोह में खुसरो ने सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, इनकी सहायता प्राप्त की थी और जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। इसलिए
जहांगीर के शासनकाल के दौरान ही ब्रिटिश मछलीपट्टनम पहुंचे थे ब्रिटिश लोग, और कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो, ये दो ब्रिटिश जहांगीर के दरबार में आए थे। टॉमस रो ने सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए शाहजहां से मुगल फरमान हासिल किया था। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां का राज्य के मामले में काफ़ी दखल था, और जहांगीर ने आगरा के किले में शाही फैसलों के लिए जंजीर अदल की व्यवस्था की थी, और इसको बोलते थे न्याय की जंजीर। मेहताब खान जो उसका सेनापति था जहांगीर का, उसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। आत्मकथा थी जहांगीर की तुजू के जहांगीरी, फारसी में रचित है ये। जहांगीर को अहमदनगर के अभियान में मलिक अंबर के द्वारा एक मुश्किल चुनौती का सामना करना पड़ा। जहांगीर के द्वारा दू अस्पहा सिंह अस्पहा प्रथा को प्रचलित किया गया था, ये ध्यान रखेंगे, ये जहांगीर ने शुरू करी थी। मनसबदारी व्यवस्था का परिष्कृत रूप था ये, जिसमें अधिकारियों को बिना जात रैंक बढ़ाए एक बड़ी सेना रखने की अनुमति थी। अब अभियान देखते हैं इसके। मेवाड़ अभियान था 1605 से 1615 ईस्वी, ये जहांगीर के अभियान है। अमर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था इसमें। कांगड़ा विजय 1620 ईस्वी, कांगड़ा सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। दक्षिण अभियान किया था इसने 1617 ईस्वी में, अहमदनगर के साथ संधि हुई थी, और बीजापुर के राजा आदिल शाह ने खुर्रम को उपहार दिया था। बाद में खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अब आया शाहजहां। जहांगीर के बाद कौन आया? शाहजहां। 1628 से 1658 ईस्वी तक शासक रहा ये। शाहजहांनामा की रचना किसने करी थी? इनायत खान के द्वारा की गई थी, और शाहजहां का पुत्र था दारा शिकोह। इसने भागवत गीता और उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने। बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया था। शाहजहां ने 1628 में सत्ता पर अधिकार कर लिया था। गद्दी पर बैठने के 3 वर्ष बाद ही 1631 ईस्वी में उसकी पत्नी मुमताज महल का देहांत हो गया था, और उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के खिलाफ अभियान चलाया इसमें, और जिसमें ये असफल हुआ। परिणाम स्वरूप कंधार सफ़ाविदों के हाथ में चला गया। शाहजहां अपने दक्कन अभियानों में कामयाब रहा था। जो इसने दक्कन के अभियान किए थे उसमें सफल रहा था। उसने अहमदनगर पर कब्जा कर लिया, और गोलकुंडा और बीजापुर के सुल्तानों ने भी शाहजहां के साथ संधि समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1632 में पुर्तगालियों को हरा दिया था इसने, और शाहजहां ने दिल्ली में एक नए शहर शाहजहांबाद की स्थापना की थी। शाहजहां ने इसे अपनी नई राजधानी बनाया। शाहजहांबाद में उसने जामा मस्जिद, लाल किला, चांदनी चौक, इनका निर्माण करवाया था। शाहजहां ने अभिवादन की नई परंपराओं जैसे चहार तस्लीम और जमी बोस, जमीन को चूमना, ये इसने अभिवादन की नई परंपराएं शुरू की थी। इसके शासन के दौरान सभी राजकुमारों के बीच उत्तराधिकार को लेकर कई युद्ध हुए। धर्मत का युद्ध हुआ, सामूगढ़ का युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध हुआ, देवराय का युद्ध हुआ, ये सारे लड़े गए, और जिनके अंत में औरंगजेब को विजय प्राप्त हुई। 1628 ईस्वी को शाहजहां अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहिद किराने सानी की उपाधि धारण करके ये गद्दी पर बैठा। देखो कितनी लंबी उसने उपाधि धारण करी है। अब स्थापत्य कला 1632 से 33 ईस्वी में शाहजहां ने अपनी दिवंगत पत्नी मुमताज महल की याद में खूबसूरत मकबरे ताजमहल का निर्माण करवाया था। आगरा में मोती मस्जिद सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई थी। शीश महल बनवाया था इसने। मुसम्मन बुर्ज और तख्ते ताउस कोहिनूर हीरा जड़ित, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली का लाल किला और रंग महल, दीवाने खास और दीवाने आम, इन सब का निर्माण भी इसने कराया था। और दिल्ली की जामा मस्जिद लाल पत्थर से बनी है। लाहौर में शालीमार बाग बनवाया इसने, और शाहजहांबाद शहर बनवाया। पच्चीकारी की कला का इस्तेमाल ताजमहल में बड़े पैमाने पर हुआ है। अब उसके बाद आया औरंगजेब। शाहजहां के बाद 1658 से 1707 ईस्वी तक ये शासक रहा है। औरंगजेब के शासन से संबंधित विस्तृत जानकारी मुस्तैद खान के द्वारा लिखित मासीर ए आलमगीरी पुस्तक से पता चलती है। उसने आलमगीर की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता, और औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था।
इसके शासनकाल में मुगल सल्तनत अपने चरम तक पहुंच गई थी और लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर औरंगजेब का शासन हो गया था। 1686 ईस्वी में बीजापुर में, 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जिससे मुगल साम्राज्य दक्षिण तक फैल गया था। ये ध्यान, इनके सन भी ध्यान रखने हैं कि इसको कब मिलाया था। औरंगजेब को मराठा राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज से कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था और इतिहास के अधिकाधिक विभाग को खत्म कर दिया था इसने। उसके द्वारा जवाबीत आलमगीर का हुक्मनामा जारी की गई और नैतिक आचार संहिता लागू करने के लिए मुहतसिब को नियुक्त किया था इसने। शराब के सेवन को निषिद्ध कर दिया एवं भांग तथा अन्य नशीले पदार्थों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था इसने। यद्यपि वीणा वादन में निपुण था, तथापि उसने दरबार में संगीत पर रोक लगा दी थी। संगीत पर रोक लगाने वाला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। झरोखा दर्शन की परंपरा भी खत्म कर दी थी। दशहरा, नवरोज त्योहारों के आयोजन भी बंद कर दिए थे इसने और दरबार में ज्योतिषियों और ज्योतिर्विदों की सेवाएं समाप्त कर दी थी। औरंगजेब ने औरंगाबाद में बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया था, जो ताजमहल की प्रतिकृति है, और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। शुरू में औरंगजेब ने नए हिंदू मंदिरों के निर्माण और पुराने हिंदू मंदिरों के जीर्णोद्धार पर रोक लगा दी थी। बाद में उसने हिंदू मंदिरों को नष्ट करना भी शुरू कर दिया था। 1979 में उसने जजिया तथा तीर्थ कर को पुनः लागू कर दिया था। जजिया भी लागू कर दिया और तीर्थ कर भी। वह अन्य मुस्लिम संप्रदायों के लिए भी सहिष्णु नहीं था। वो मुस्लिम संप्रदायों के लिए भी सहिष्णु नहीं था। उसने मुहर्रम के आयोजन पर भी प्रतिबंध लगवा दिया था। ठीक है, हिंदुओं के प्रति तो था ही, वो मुस्लिमों के प्रति भी ऐसा ही था। उसने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। उसके शासनकाल में मथुरा के जाट और मेवाड़ के सतनामियों ने विद्रोह कर दिया और इस प्रकार से मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब प्रमुख रूप से उत्तरदायी था। जागीरदार प्रणाली। जागीरदार वे मनसबदार होते थे जिन्हें नगद वेतन के बदले जमादामी मतलब अनुमानित आय के आधार पर कुछ राजस्व क्षेत्र दिए जाते थे और इन्हें जागीर बोलते थे। जागीर प्रथा की नींव अकबर के शासनकाल में पड़ी थी। मुगल काल में कुछ जागीरें वंशानुगत आधार पर प्राप्त होती थी, जैसे वेतन अलतमगा जागीर, जिसमें वेतन जागीर को आनुवंशिक राजाओं और जमींदारों को उनके क्षेत्रों में दी जाती थी। अलतमगा जागीर बादशाह की विशेष कृपा पर किसी भी परिवार को दी जाती थी और इसकी शुरुआत जहांगीर ने की थी। जागीरदारों पर नियंत्रण करने के लिए सावनिह निगार होता था। जागीरदारों पर नियंत्रण रखने के लिए जागीरों को हस्तांतरित किया जा सकता था और ये वंशानुगत नहीं थी। उन्हें सामान्यतः एक मनसबदार के पास 4 वर्ष से अधिक नहीं रखा जाता था। जागीरों को जागीरों में जागीरदार को केवल राजस्व निर्धारण करने और संग्रह करने का ही अधिकार होता था, जबकि प्रशासनिक अधिकार फौजदार देखता था। जागीर को केवल सेवाकालीन धारणा माना जाता था। जागीरदारी के प्रकार हैं: तनख्वाह जागीर वेतन के बदले में दी जाती थी तथा 3 या 4 वर्ष के उपरांत इसका हस्तांतरण किया जा सकता था। मसरत जागीर कुछ विशेष शर्तों पर दी जाती थी। वतन जागीर या छोटे जमींदारों और स्थानीय राजाओं को दी जाती थी और ये वंशानुगत और अहस्तांतरणीय थी। अलतमगा जागीर ये मुस्लिम अमीर परिवारों को उनके पारिवारिक कस्बों या जन्म स्थान पर दी जाती थी। अलतमगा, ठीक है। अब है जागीरदारी प्रथा। मुगल काल में जमींदार वे भूस्वामी होते थे, जमींदारी प्रथा, जिन्हें कुछ गांवों से भू राजस्व वसूल करने का वंशानुगत अधिकार होता था। ठीक है, जमींदार कौन थे? जो गांवों से भू राजस्व वसूलते थे और ये उनका वंशानुगत अधिकार था। जमींदार अपनी जमींदारी का वंशानुगत अधिकारी होने के बावजूद भूमि का मालिक नहीं था। जागीरदारी और जमींदारी में प्रमुख अंतर यह था कि जागीरदारी हस्तांतरित होती थी, जबकि जमींदारी जो थी एक पुश्तैनी हक था। मनसबदारी व्यवस्था में उसने एक अतिरिक्त पद का गठन किया था जिसको मसरत कहा जाता था। उसने जानवरों के चारे के खर्च की पूर्ति के खुराक के दबाव नाम से कटौती कर शुरू कर दिया था। ठीक है, इस पर अतिरिक्त कटौती लगानी शुरू कर दी थी। ये राज्य एवं जागीरदारों को भू राजस्व संग्रहण में सहायता प्रदान करते थे। इनकी स्वयं की सशस्त्र सेना होती थी तथा ये राज्य के सैन्य अभियानों में सेवाएं देते थे। औरंगजेब ने राजपूतों को उच्च पदों पर रखा हुआ था। मिराज मोहम्मद कासिम ने आलमगीरनामा की रचना की थी।
उसकी कट्टर धार्मिक नीतियों के कारण राजपूत, मराठा, सिख मुगल साम्राज्य के शत्रु बन गए थे। भारतीय और फारसी दोनों सैन्य परंपराओं का मिश्रण था। शासन का सर्वोच्च अधिकारी बादशाह होता था और व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, विधायिका सर्वोच्च सेनापति होता था। ठीक है। मुगल कालीन प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे भाई? दीवान आला या वजीर, ये राजस्व विभाग का प्रमुख था। मीर बख्शी सैन्य विभाग का था। मीर समन शाही निवास का प्रभारी था। बरीद न्यायिक प्रमुख था। सदर उल सदर ये धार्मिक दान और खैराती विभाग का प्रमुख था। और मुतस्सदी ये पत्तन का गवर्नर था। वाकिया नवीस समाचार लेखक था। हरकारा जासूस होता था। मुस्तौफी आय व्यय की जांच करने वाला था। स्वानिध निभार ये समाचार लेखक था। मीरे बर वन विभाग का अधीक्षक था। और मीरे तोजक ये धर्मानुष्ठानाधिकारी था। ठीक है। और मुहतसिब प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था। और मीरे बहर था जल सेना का प्रमुख। ठीक है। तो सबका ध्यान रखेंगे कौन क्या था। मुगल कालीन प्रशासन देख लेते हैं। केंद्रीय प्रशासन और ये है प्रांतीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में वजीर होते थे। प्रधानमंत्री सैनिक व असैनिक दोनों का कार्य देखता था। मीरे समा घरेलू मामलों का प्रधान था। ये सदर उस सदर धार्मिक मामलों का प्रमुख था। और काजी उल कजात ये न्याय विभाग का प्रमुख था। ये तो थे किसमें? केंद्र में। प्रांत में प्रांतों को सूबा कहा जाता था। और इसके बाद थे सरकार, जिला, जिले के बाद परगना आते थे, परगना के बाद दस्तूर थे और उसके बाद थे गांव। ये प्रांत इस तरह से बटे हुए थे। ग्रामीण प्रशासन मुकद्दम कौन होता था? गांव का प्रमुख। पटवारी लेखपाल होता था। महत्वपूर्ण शब्द और उनके अर्थ देख लेते हैं आप। तैनाते रकाब क्या था भाई? ये अतिरिक्त सैन्य बल था। और तक्कावी क्या था? ये कृषि विस्तार के लिए दिया जाने वाला कर्ज था तक्कावी। मेरवार क्या था? डाक धावक था। वणिक स्थानीय व्यापारी होते थे वणिक। और वित्तिकीच ये था लिपिक। चेहरा प्रत्येक सैनिक की वर्णात्मक हाजिरी होती थी चेहरा। और अहदीस शाही सैनिक जिसको मनसबदारी व्यवस्था में सामान्य सेवकों से ज़्यादा वेतन दिया जाता था, ये होता था अहदीस। खुदकास्त किसान जो अपनी जोती हुई भूमि के स्वयं मालिक थे, वे थे खुदकास्त। खासा कैल शेरशाह सूरी के द्वारा रखी जाने वाली शाही सेना थी। कबूलियत व्यवस्था राज्य और किसानों के बीच दस्तावेज अनुबंध था। कबूलियत व्यवस्था। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र देख लेते हैं आप भाई। चित्रकार कौन थे और उन्होंने क्या चित्र बनाए थे? बसावन अकबर के दरबार में थे। कृष्णकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन स्थान में भटकता चित्र बनाया था इसने। उस्ताद मंसूर ये जहांगीर के शासनकाल में था। और साइबेरिया का एक दुर्लभ सारस और बंगाल का एक अनोखा पुष्प बनाया था इन्होंने। अब्दुल हसन जहांगीर के दरबार में थे और तुजू के जहांगीर के मुख पृष्ठ के लिए चित्र बनाया था। और ड्यूटर के संतपाल का चित्र बनाया था। फर्रुख बेग ये थे जहांगीर के शासनकाल में। और बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था इन्होंने। अब मुगल कालीन रचनाएं देख लेती हैं। रचनाएं हैं, लेखक है और उनका विवरण है। तुजू के बाबरी, बाबरनामा भी बोलते हैं इसको। किसने लिखी थी? ये बाबर ने लिखी थी। और यह चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई बाबर की आत्मकथा है। इसमें भारत की तत्कालीन राजनीतिक दशा, भारतीयों का जीवन स्तर, फसलें, मौसम आदि का वर्णन है। और इसका तुर्की भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद मिसेज बेवरिज ने किया था। फिर है तारीख रशीदी। ये मिर्ज़ा हैदर दुगलत ने इसकी रचना करी थी। तारीख रशीदी की किसने? मिर्ज़ा हैदर दुगलत ने। फारसी भाषा का ग्रंथ है जिसमें तुर्कों का इतिहास है और हुमायूं काल का वर्णन है इसके अंदर। फिर है तंजाकिया उल वाक़ियात। इसकी रचना करी थी जोहर अफ्ताबची ने, तंजाकिया उल वाक़ियात की। और इसमें हुमायूं के जीवन का विस्तृत वर्णन मिलता है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के इस ग्रंथ के एक खंड में बाबर और दूसरे में हुमायूं का इतिहास मिलता है। इसमें लिखा है कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की माँ द्वारा दिए गए जहर के कारण हुई थी। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था और यह पुस्तक 1591 से 1598 के दौरान लिखी गई थी। 3 जिल्दों में बटी है ये। उसकी अंतिम जिल्द है आईनी अकबरी, स्वयं 5 भागों में बटी है। 5वें भाग में अबुल फजल की जीवनी है और
और ये पुस्तक अकबरकालीन शासन प्रणाली और आर्थिक जीवन संबंधित सूचना का महत्वपूर्ण स्रोत है। अब आया मुंतखाब उल त्वारिख, ये है अब्दुल कादिर बंदायूनी की पुस्तक मुंतखाब उल त्वारिख, और अकबर के शासनकाल का क्रमबद्ध इतिहास है इसमें, और इसे हिंदुस्तान का इतिहास माना जाता है मुंतखाब उल त्वारिख को। तबकात अकबरी ये लिखी थी निज़ामुद्दीन अहमद ने, और निज़ामुद्दीन अहमद सेना में बख्शी था, और तारीख़ अकबरी को तारीख़ निज़ामी भी कहते हैं। अकबरनामा लिखी थी फैजी सरहिंदी ने, और अकबर की जीवनी है ये। तारीख़ अल्फ़ी मौलाना दाऊद ने लिखी थी, अकबर के आदेश पर की गई रचना थी ये। तारीख़ फ़रिश्ता लिखी थी मोहम्मद कासिम ने। पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था, लाहौरी शाहजहाँ का दरबारी इतिहासकार था। पादशाहनामा मोहम्मद सादिक ने लिखा था, और ये इतिहास विषय ग्रंथ है। पादशाहनामा इनायत खान ने भी लिखा था, और ये फ़ारसी भाषा में शाहजहाँ कालीन घटनाओं का वर्णन है। ठीक है भाई, ये तीन इन्होंने अलग अलग लिखा है। रुक्काते आलमगीरी ये औरंगजेब ने लिखी थी, या औरंगजेब द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन है। मुंतखब उल लुबाब ये खफ़ी खान ने लिखा था। ये पुस्तक खफ़ी खान ने छुपा कर लिखी थी, क्योंकि औरंगजेब इतिहास लेखन के विरुद्ध था। नुस्ख़ा दिलकुशा ये भीमसेन कायस्थ ने लिखी थी। दक्कन में मुग़ल गतिविधियों की सूचना मिलती है इससे। आलमगीरनामा मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम ने लिखा था, इतिहास विषय से संबंधित है। और खुलासत उल त्वारिख सुजान रॉय ने लिखा था, इतिहास विषय से संबंधित है। फतवाए आलमगीरी औरंगजेब और अन्य ने लिखा था। ये औरंगजेब के आदेश पर इस किताब को लिखा गया था, और भारत में इस्लामी कानून की सबसे डाइजेस्ट और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है ये फतवाए आलमगीरी। औरंगजेब के बाद मुग़ल शासक और मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ, और जजाओं का युद्ध में मोहम्मद आजम शाह को हराकर शहजादा मुअज्जम विजयी हुआ। औरंगजेब के उत्तराधिकारी, उनके शासक और उनकी महत्वपूर्ण घटनाएं देखते हैं। मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम कहा गया इसको, बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक शासनकाल में रहा। हिंदुओं के प्रति उदार था ये। जजिया कर तो कभी समाप्त नहीं किया था इसने, किंतु कर वसूलने में सख्ती भी नहीं की थी। मराठाओं को दक्कन में शरदेश मुखी प्रदान की थी, किंतु चोट देने में असफल रहा था, और मुग़ल इतिहासकार खफ़ी खान ने उसको साहिब-ए-खबर कहा है। फिर है जहानदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी तक। इसने हजारा की शुरुआत की थी। हजारा क्या था? एक राजस्व कृषि थी। जुल्फ़िकार खान की मदद से बादशाह बना था। इसने मराठा राजपूतों से मधुर संबंध बनाए थे। जजिया कर समाप्त कर दिया था इसने। शाहू महाराज को दक्कन की शरदेश मुखी और चौथ प्रदान की थी। आमेर के जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि प्रदान की थी इसने। अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी, और जहानदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, इनको देख लेना एक दो बार और। अब आया इसके बाद फर्रुखसियर 1713 से 1719 ईस्वी तक शासक में रहा ये। इसको घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। जजिया कर इसने समाप्त कर दिया था पूर्णतः, और सैयद भाइयों अब्दुल्ला खान और हुसैन अली की कठपुतली बनकर रहा था ये। धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। जजिया और तीर्थ कर पे यात्रा इसने कर को समाप्त कर दिया था। 1717 में ब्रिटिशों को फरमान जारी कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट है। सैयद भाइयों के द्वारा सत्ता से बेदखल कर दिया गया था इसको। अब मुग़ल दरबार में विभिन्न गुट थे भाई, इनको भी देख लेते हैं। सैयद बंधु थे। सैयद बंधु को भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, और इनमें 4 लोग थे, फर्रुखसियर, रबीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला और मोहम्मद शाह, ठीक है, को मुग़ल बादशाह बनाया था। इन्होंने बनाया था सैयद बंधुओं ने, फर्रुखसियर को, रफ़ीउद्दर्जात को, रफ़ीउद्दौला को और मोहम्मद शाह को इन्होंने मुग़ल बादशाह बनाया था। सैयद बंधु 2 भाई अब्दुल्ला खान और हुसैन अली 12 थे ये। सैयद बंधु के विरोधी नेताओं में तुरानी दल के चिनकिलिच खान, निजामुल मुल्क ए अमीन खान का प्रमुख योगदान था। इन्हीं के प्रयासों से मोहम्मद शाह रंगीला के समय में दोनों भाइयों की हत्या कर दी गई थी। तुरानी गुट था, ये मध्य एशिया के सुन्नी मुसलमान थे। सैयद बंधु के पतन के बाद मुग़ल दरबार में इसी गुट का बोलबाला था, और इस गुट में निजामुल मुल्क, चिनकिलिच खान, अमीन खान और जकारिया खान प्रमुख थे। ईरानी गुट था, ये शिया मुसलमान थे। इस गुट में जुल्फ़िकार खान, शहादत खान, अमीर खान और इमहाक खान प्रमुख थे। एक अफ़गानी गुट था, इस गुट में अली मोहम्मद खान और मोहम्मद बंगस प्रमुख थे। रफ़ीउद्दर्जात मुग़लों में सबसे कम समय शासनकाल में रहा था। रफ़ीउद्दर्जात मोहम्मद शाह रंगीला
1719 से 1748 तक शासन में रहा और इसके शासनकाल में स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। निज़ामुल मुल्क हैदराबाद की निजामशाही थी इसके पास, शहादत खान अवध की नवाबशाही थी, मुर्शिद कुली खान बंगाल का नवाब था और चूड़ामन या बदन सिंह ये भरतपुर का शासक था। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण और दिल्ली की लूट इसके शासन की महत्वपूर्ण घटनाएं थीं और इसके साथ ही वह प्रसिद्ध कोहिनूर भी लूट कर ले गया था मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह रंगीला सैयद भाइयों की मदद से बादशाह बना था और इसने निजामुल मुल्क की मदद से सैयद भाइयों की हत्या करवा दी थी। नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में से हरा दिया था और अहमद शाह अब्दाली 1739 ईस्वी में पहला भारत पर आक्रमण भी इसी के शासनकाल में हुआ था, मोहम्मद शाह रंगीला के। अहमद शाह 1748 से 1454 तक रहा। सॉरी, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, सन में, सन करेक्ट नहीं है ये 1748 की बात हो रही है, ठीक है, और ये 1854 होगा। 1748 से 1754 होगा, ठीक है, ये होगा एक करेक्ट सन। मोहम्मद शाह का एकमात्र पुत्र था ये अहमद शाह। अयोग्य शासक था, राज्य का समूचा प्रभार उसने उधम भाई के हाथों में सौंप दिया था और उसे किबलाए आलम की उपाधि भी दी गई थी। अब नादिर शाह का आक्रमण और एक तरफ है अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, इन दोनों का देख लेते हैं भाई। नादिर शाह तो फारस का शासक था, ईरान का नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध था। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था 1738 और 39 में। और भाई ये था अब्दाली दुर्रे दुर्रानी युग का मोती के नाम से प्रसिद्ध था ये अहमद शाह अब्दाली, और इसने मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली द्वारा कुल 7 आक्रमण किए गए थे, जिसमें सर्वाधिक आक्रमण बादशाह अहमद शाह के कार्यकाल में किए गए थे। फरवरी 1739 में नादिर शाह और मुगल सेनाओं के बीच करनाल का युद्ध हुआ था। 1739 में हुआ था करनाल का युद्ध नादिर शाह की और मुगल सेना के बीच, जिसमें मुगलों की हार हुई थी और मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया था। जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था और अब्दाली ने 1767 ईस्वी में भारत पर अंतिम आक्रमण किया था। भारत से वापस जाने से पूर्व अहमद शाह अब्दाली ने अपने द्वारा जीते गए भारतीय क्षेत्रों की सूबेदारी रुहेला सरदार नजीबुद्दौला को सौंप दी थी और मुगल साम्राज्य का मीर बख्शी था, ठीक है, ये मुगल साम्राज्य का मीर बख्शी था नजीबुद्दौला, इसको दे दी थी इसने सूबेदारी अहमद शाह अब्दाली ने। और नादिर शाह दिल्ली में 50 दिन से अधिक रहा था और लगातार लूटपाट के पश्चात प्रसिद्ध मुगल राज सिंहासन तख्ते ताउस और प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को अपने साथ ले गया था, ठीक है। तो ये हो गया नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बारे में। अब है आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी तक शासक रहा। प्लासी का युद्ध 1757 हुआ था आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में। शाह आलम द्वितीय या अली गोहर 1759 से 1806 तक शासक रहा। इसके शासनकाल के दौरान अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। इसने मीर कासिम सुजाउद्दौला के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध बक्सर का युद्ध लड़ा था और इस युद्ध में हार के पश्चात 1765 में इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कंपनी को दे दिए गए। इस इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजों से हारने के बाद इसको पेंशन या वृत्ति पर निर्भर रहना पड़ा। फिर आया अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक। राजा राममोहन राय को इसने राजा की उपाधि दी थी और इसने हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक फूलों वालों की सैर उत्सव शुरू किया था अकबर द्वितीय ने। बहादुर शाह द्वितीय आए फिर 1837 से 1857 तक ये अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह द्वितीय, और उर्दू भाषा का कवि था। अपने नाम के साथ जफर उपनाम लिखता था ये। इसने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था और इसके बाद अंग्रेजों ने इसे कैद करके रंगून भेज दिया और जहां इसकी मृत्यु हो गई। अब भाई मुगलों के पतन के क्या कारण रहे हैं? सबसे पहले तो औरंगजेब के बाद शासन में स्थायित्व की कमी रही है। ज़्यादातर मुगल शासक ताकतवर सरदारों के हाथ की कठपुतली थे जो बादशाह के नाम पर स्वयं राज्य संचालित करते थे। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से कमजोर सैन्य बल और अयोग्य प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खुल गई थी। स्वतंत्र राज्यों का उदय हो चुका था और केंद्रीय नियंत्रण भी कमजोर पड़ गया था। औरंगजेब की रूढ़िवादी नीति, उसने मराठों, राजपूतों, जाटों के प्रति जो उसका रवैया था उसने
उनका वो शत्रु बन गया था इसकी वजह से, और उसकी कट्टर धार्मिक नीतियों ने भी हिंदुओं को भी उसके विमुख कर दिया था। अब आया सिख शासन। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह ने धर्म और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए सिखों को योद्धाओं में परिणत कर दिया था। 1708 ईस्वी का नेतृत्व बंदा बहादुर ने ले लिया था और आने वाले 8 वर्ष तक मुगलों से जूझता रहा। ये युद्ध में अपने ही सहयोगियों द्वारा विश्वासघात किए जाने पर बंदी बना लिया गया और 1716 में उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। उस समय सिखों की अवस्था कैसी थी? छीन थी, बेकार थी। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से मुगलों की केंद्रीय सत्ता लगभग समाप्त हो गई थी और इससे सिख मिसलों बराबर के लोगों का संगठन, बोलते हैं मिसलों को, स्वर्ण अवसर मिल गया था और उन्होंने 1760 के पश्चात पंजाब में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। मुहसिन फ़नी की दबिस्तान महाजिब में सिख समुदाय के संगठन का वर्णन है। मुहसिन फ़नी की रचना है दबिस्तान महाजिब। सिख शब्द शिष्य का अपभ्रंश है। गुरु नानक शिष्यों को सिख कहते थे। मसंद गुरु का प्रतिनिधि होता था। सिखों की आय का दशांश वसूलते थे ये मसंद। सहलंग कौन थे? मसंद द्वारा शिक्षित व्यक्ति थे। मैली मसंद का सहायक होता था। खालसा गुरु द्वारा दीक्षित व्यक्ति होता था। खालसा महल गुरु नानक की आत्मा और उसके उत्तराधिकारियों में व्याप्त थी और इसी कारण प्रत्येक गुरु को महल कहा गया है। सिखों के 10 गुरु रहे हैं भाई। सबसे पहले थे नानक, सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। अंगद गुरु मुखी लिपि के जनक थे गुरु अंगद। गुरु अमरदास 22 गद्दियों का निर्माण किया था इन्होंने। अमरदास गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था और हरमिंदर साहिब या स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया था गुरु रामदास ने। हरगोविंद अकाल तख्त की स्थापना करी थी गुरु हरगोविंद ने। गुरु हरराय अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा था इन्होंने। गुरु हरिकृष्ण अल्प वयस्क में मृत्यु हो गई थी इनकी। गुरु तेग बहादुर औरंगजेब द्वारा इन्हें फांसी दे दी गई थी और गुरु गोविंद सिंह खालसा सेना का संगठन किया और धर्माचार पाहुल का प्रवर्तन किया। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। तो ये हो गया है आपका कंप्लीट मुगल शासन। ठीक है, मुगल शासन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे सारे आपका यहाँ रिवीजन हो चुके हैं। यहाँ मुगल शासन से अगर क्वेश्चन बने तो इससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि मोस्टली सारे ही पॉइंट आपके इसमें कवर हो गए हैं। और हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे मराठा शासन के बारे में। ठीक है, आज का चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़, अगर आपको कोई भी फ़ायदा होता हो क्लास से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में कमेंट ज़रूर लिखें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।